सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करें आज। 0.0.99999 डॉट 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 पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। पी एंड क्यू इंटीजर है, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या बनेगा? सबसे पहले 0.999999 ये जो आप देख रहे हैं, इसी को शॉर्टकट में 0.9 पर रेकरिंग लिखते हैं, है ना। और इसी को हम लोग 9 रेकरिंग के लिए बटे में 9, और कितना हो गया 1। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट पर रेकरिंग है तो डिनोमिनेटर में 1 9 आएगा और कटने के बाद 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि इसे जैसे ही पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया मैंने, कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 83 है। ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू, क्या माइनस प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या होगा? सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या बनेगा? तो ट्वाइस ऑफ ए बी, बी सी और सी ए ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस ये कितना है हमारा 83। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, 12 में से 8 गया तो 4 और ये हमारे पास 1। अब 2 से हम अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये हमारा 71 हो जाएगा। मैंने क्यों निकाला? क्योंकि आपको सारा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, 1-2 फॉर्मूले ही होते हैं जो आपको याद रहते हैं, इसलिए मैंने ए बी बी सी सी ए निकाल लिया ताकि हम क्या कर सकते हैं, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फेमस कंसेप्ट है जो आपको याद रहता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहां देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 15 है, ये ए प्लस बी प्लस सी 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 71, तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 और ये 7 21, तो हो जाएगा 15 और गुने 225 में 213 चला जाएगा 12, कितना हो जाएगा 180। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया 180। 180 आपने देख लिया और आराम से आप कर सकते हैं। यदि कोई बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3, ठीक है, हमें कह रहे हैं x से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अब देखिए ना, ये हमारे पास एक नंबर है, अगर हम इसे x से विभाजित करते हैं तो ये रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। x से -3 में भाग देंगे तो -3 हो जाएगा। तो फाइनली कितना होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3, यानी रिमाइंडर आ गया हमारा -3। आप आराम से -3 रिमाइंडर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसको देखिए, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेमी है और समान भुजाओं का माप आधार का 3/2 है तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो साइड इसके इक्वल हैं, ये हमारा समान साइड हो गया और ये हमारा असमान साइड हो गया। हमें कहा गया कि समान भुजा जो है और समान भुजा का 3/2 है। समान भुजा जो है वो असमान भुजा का 3/2 है, a बटा बी करने जाएंगे 3/2 हो जाएगा। देखिए, अनुपात की राशि अगर आप x मानते हैं, ये आपके पास 3x है, ये भी आपके पास 3x है और ये आपके पास 2x है। अब सोच के देखिए, 3 3 6 और 2
8। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, 8x पेरीमीटर हो गया और वो कितना दिया हुआ है 42। यहाँ से x का मान क्या होगा 21 और बटे 4, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। अब आपको इसका एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए आप क्या करिए, बस इसका हाइट निकाल लीजिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी आइसोसेलेस ट्रेंगल में ये जो इक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ये क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट कर देता है। ये पूरा का पूरा जो हमारा 2x है वो x और x में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, x और x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे दोस्त क्या है ना, ये हमारा 3x और ये हमारा x है, यहाँ अगर इसको फाइंड करने जाएंगे तो हो जाएगा 9x² और माइनस का x², ये हो जाएगा 2√2x। तो इस तरह से आपने हाइट निकाल लिया। अब आप एरिया निकाल लीजिए, 1/2 बेस कितना है 2x और इनटू हाइट कितना है 2√2x। ठीक है, 2√2x। और अब बताइए क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 1/2 ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट। ठीक है, अब यही है एरिया। अगर हम एरिया निकालने जाएंगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हमारा 2√2 और x² हो जाएगा। तो 2√2 अपने जगह हो गया और x² करने जाएंगे तो 441 और बटा हो जाएगा 16। अब यहाँ से आप देख लीजिए, जो कटता है काट दीजिए, इससे ये 8 बार में कट गया, तो यहाँ पर आप 1.414 और ये 441 और बटे में 8, ये आपको सॉल्व करना होगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 71.42 के आसपास आपका आंसर जाएगा। ठीक है, 71.42 के आसपास आपका आंसर जाएगा। आप सब लोग आंसर लेकर आए होंगे। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दो, कुछ तो गड़बड़ी हो गया कहीं पर। समान भुजाओं के माप का आधार का 3/2 है, तो 3/2 हो गया, 3 और 3 हो गया, ये मेरा 2x हो गया। ठीक है, और x ये 9 में से गया 8, 8 का मतलब 2√2, साथ में x 2√2। ठीक, ये आंसर नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये आंसर नहीं जाएगा, इसका आंसर नन ऑफ दिस जाएगा। इसका आंसर ये नहीं आ रहा है, आप देख लेना थोड़ा ठीक से, नहीं आ रहा है ये आंसर। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, 77 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, जो ऑप्शन में कोई नहीं था इसलिए मैंने नन ऑफ दिस लगा दिया। अब यहां देखिए, ए बी और सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। हमें कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। अगर बीसी का मिड पॉइंट डी है तब तो हमारा ये क्या है, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, ई और एफ बीसी और ए का मिड पॉइंट है। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, ये जो इसका ई है ना, डीसी का मिड पॉइंट, ई जो है वो डीसी का मिड पॉइंट। ठीक, और इसको अगर हम इससे मिला दें, ये हो गया हमारा ए, और इस ए का जो मध्य बिंदु है वो आपका एफ है, ए का मध्य बिंदु एफ। ठीक है, क्या मांगा है हमसे, हमसे मांगा है डी ई एफ का एरिया क्या होगा, डी ई एफ। तो देखिए डी ई एफ ये है मेरे दोस्त, डी ई एफ, इस त्रिभुज का एरिया मांगा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले आप समझिए थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट को। पहला पॉइंट ये है, किसी ट्रेंगल का मीडियन, किसी ट्रेंगल का जो मीडियन होता है ना, उस ट्रेंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रेंगल में बांटती है।
अगर पूरा एरिया इसका 16 है तो ये 8 और 8 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर ये पूरा का एरिया 16 है तो, और ये आपका मिड पॉइंट है पूरे का, तो ये हमारा मीडियन है, तो 8 और 8 में बांटेगा। आप कहिएगा हाँ। अब मेरे दोस्त इसके बाद देखो, जब 8 और 8 में बांटेगा तो चलो ये बात अच्छी बात है, लेकिन ये जो है यानी ए ई वो इस ट्रेंगल का मीडियन है। तो पूरा ट्रेंगल 16, 16 में 8 8 हो गया। अब ये है इसका मीडियन, तो 8 जो होगा वो 4 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन आप तनिक ये सोच के देखिए कि कुछ देर के लिए मैं अगर इसे एक ट्रेंगल मान लूं, इसे मैं एक ट्रेंगल मान लूं, ठीक है, ट्रेंगल जिसमें इसको वर्टेक्स मानते हैं, इसको बेस मानते हैं। ये जो यहाँ जा रहा है ये भी तो मिड पॉइंट पर ही टकरा रहा है। ये जो आपका मीडियन है ना, इस एरिया को ए डी ई को 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, पूरा ए डी ई, पूरा ए डी ई कितना है 4, 4 में बढ़ जाएगा 2 और 2, यानी कि डी ई एफ का एरिया जो है वो 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब आप में से जिनका 2 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। आगे बढ़े। किसी वृत्त का व्यास वृत्त की 2 जीवाओं को समद्विभाजित करती है, तो दोनों जीवाएं आपस में क्या होना चाहिए। एट फर्स्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जैसे मेरे दोस्त ये हमारे पास एक सर्कल है, और अगर ये सर्कल है कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, तो मेरे दोस्त फिर ये क्या है, ये है डायमीटर। और याद रखना किसी सर्कल की डायमीटर अगर किसी सर्कल की डायमीटर अगर 2 जीवा को बाइसेक्ट कर रही है, 2 जीवा को, तो श्योर है कि वो दोनों जीवा, एकदम ध्यान से देखना, श्योर है कि दोनों जीवा पैरेलल होगा। अगर दोनों जीवा पैरेलल नहीं हुआ तो ये चीज़ संभव ही नहीं है ना। मतलब ये दोनों के दोनों कोड पैरेलल होंगे तभी एक ही साथ ये जो डायमीटर है वो इस जीवा को भी बाइसेक्ट करेगी और इस कोड को भी बाइसेक्ट करेगी, है ना, इसको भी बाइसेक्ट करेगी। यानी ये दोनों जब पैरेलल होगा तभी एक साथ डायमीटर दोनों जीवा को बाइसेक्ट करेगी, है ना। तभी तो होगा कि यहाँ पर बाइसेक्ट, यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ेगा तो यहाँ भी परपेंडिकुलर पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बाइसेक्ट करती है। इधर लंब पड़ेगा तो इधर भी लंब होना चाहिए, तभी ये भी बाइसेक्ट होगा। और यहाँ लंब और यहाँ लंब तभी संभव है जब दोनों के दोनों जीवा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसका जो रिजल्ट होने वाला है वो रिजल्ट एक्चुअल में होने वाला है क्या, पैरेलल। इसका रिजल्ट होने वाला है पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि नाम कुछ दिया ही नहीं है। अब जब नाम ही नहीं दिए हैं कि कौन ए बी है कौन सी डी है, बिना नाम का हम कैसे कहीं पर लगा दें। हम जानते हैं कि तीनों ऑप्शन उसी तरह का है, लेकिन आखिर नाम दीजिएगा तब ना क्वेश्चन में कि अपना मन से स्टेटमेंट ले आए। हम अपना मन से स्टेटमेंट कहाँ से लेके आएंगे, लाना ही पड़ेगा। आओ मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। अब देखो हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर। एकदम अच्छे से काम करो ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो ये हमारे पास एक डायमीटर है, डायमीटर कहाँ से गुजरेगी, सेंटर से गुजरेगी। ये अपना ए है, ये अपना बी है, कहीं पर एक पॉइंट सी है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त हमने यहाँ से इसको मिला डाला और यहाँ से इसको मिला डाला, ठीक है, तो इसके बावजूद भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा कि एक पॉइंट यहाँ पर मैं दे देता हूँ डी। अब ये पॉइंट डी इस प्रकार दिया हुआ है कि मेरे दोस्त इस तरह से इसे मिला दिया गया है। ठीक है, और क्या कहा गया है, ये वाली जो एंगल है 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। ठीक, अच्छी बात है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, किसी भी वृत्त में डायमीटर का काम क्या है, डायमीटर का काम है सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाना। वृत्त के व्यास जो होते हैं वो परिधि पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं।
ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक, इसके बाद आप देखिए इस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है मेरे दोस्त। जिस चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स, जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल पर हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। 180 में अगर 130 है तो ये हमारा 50 हो जाएगा। हाँ जी, अभी 90 है, ये 50 है तो 140, तो ये कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, आओ 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। हमें कह दिया कि उसकी ऊंचाई 5.5 मीटर है। यदि इस कमरे को 6.60 रुपीज प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सजाने का टोटल व्यय इतना है, तो बताइए इसकी लंबाई क्या होगा। अब मेरे दोस्त कमरे को सजाया जा रहा है, तो कमरे को क्या सजाएगा, चारों दीवार को सजाया जा रहा है। कहीं पर ये बात लिखा हुआ थोड़ी ना है कि छत को भी सजाया गया, बॉटम को भी सजाया गया। जब टॉप और बॉटम की डिस्कस नहीं करे, फर्श और छत की डिस्कस नहीं किया, तो घर को सजाने का मतलब क्या है, चारों दीवार को ही सजाया गया होगा, है ना। तो आप सोचिए 6.60 इतना रुपया 1 मीटर स्क्वायर को सजाने में खर्च करता है। अगर इतना रुपया में 1 मीटर स्क्वायर सजा पा रहा है, बताइए टोटल खर्च अगर इसका 5082 है, तो ये कितना मीटर स्क्वायर सजाया होगा, है कितना मीटर स्क्वायर सजाया होगा। तो यहाँ से मेरे दोस्त अगर हम डेसिमल हटा लें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 00। अब कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे 11 चौको 44, बचेगा कितना 68, 11 6 66, 11 दूनी 22, 11 6 66 यहाँ हो गया। अब यहाँ से अगर 10 से 10 हम काट भी दें तो 6 सते 42, 6 सते 42, यानी आप समझिए कि 770 मीटर स्क्वायर है। क्या है ये, यह है कमरे के चारों दीवारों का एरिया, जो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हम यहाँ पर अनुपात की राशि को x भी मान लें, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही तो होता है कमरे के चारों दीवारों का एरिया। 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना हमारा 7x है, और मेरे दोस्त हाइट कितना है, तो हाइट हमारा 5.5 मीटर बराबर ही 770 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम काम करने जाएं, 1 मीटर से 1 मीटर तो हमारा चला जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 10, 11 पचे 55, 2 पचे 2 से 2 भी चला गया, 11 सते 77 से 10 बार में जाएगा, x की वैल्यू हमारा 10 मीटर हो गया। अब x की वैल्यू जैसे ही 10 मीटर हो गया, हमसे पूछा क्या इसकी लंबाई बताइए। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 यानी कि 40 मीटर। तो 40 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सब ने ऑप्शन नंबर ए लाया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए आया होगा वो करेक्ट रहा होगा। ठीक है भाई, ये करेक्ट रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर की ओर आ जाइए मेरे दोस्त। 9 नंबर सवाल है, ए 30 किलोमीटर की दूरी को पैदल चलने पर बी की अपेक्षा 3 घंटे अधिक लेता है। अच्छी बात है। अगर ए ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया तो बी की अपेक्षा 1.5 किलोमीटर आगे होगा। मतलब ए ने अपनी स्पीड को डबल किया तो अब ए बी से 1.5 किलोमीटर आगे रहेगा, जबकि पहले ए का क्या हाल था, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 3 घंटा अधिक लेता था। 3 घंटा अधिक वही लेगा जो पीछे रहेगा। तो पहले ए पीछे था 3 घंटा पीछे, और जैसे ही ए अपना स्पीड डबल किया तो अब ए की पोजीशन बी से 1.5 घंटा आगे हो गया। जो 3 घंटा पीछे था वो अचानक 1.5 घंटा आगे हो गया। तो कितना टाइम जंप किया है, तो 3 घंटा पीछे वाला और 1.5 घंटा आगे, यानी 4.5 घंटा जंप किया है। आप कहेंगे हाँ, तो देखो ना, पहले बी को जो भी टाइम लगता था ए को उससे 3 घंटा अधिक लगता था, लेकिन जैसे ही ए ने अपना स्पीड डबल किया तो अब जो बी को टाइम लगता है उससे भी इसको अब 1.5 घंटा कम लगने लगा। ठीक है, तो अचानक पहले बी से ज़्यादा ए लेता था, अब अचानक ए में गिरावट आया। क्यों, क्योंकि ये अब बी से भी कम टाइम लेने लगा। तो आखिर ए बी से कम टाइम क्यों लेने लगा, क्योंकि मेरे दोस्त ए की स्पीड क्या हो गई, ए की स्पीड ये ओल्ड वाली स्पीड है,
और ये हमारी न्यू वाली स्पीड है। क्या किया है ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली है। मान लेते हैं कि पहली स्पीड 1 थी और उसने अब स्पीड को डबल कर ली, तो 2 हो गया स्पीड उसका। ए ने अपनी स्पीड को डबल की। अब ए का स्पीड डबल होने के कारण क्या हुआ है, थोड़ा इसको देखो। ए ने अपनी स्पीड को जैसे ही डबल किया होगा तो टाइम क्या होगा, 2 से 1 लगने लगेगा। यानी पहले ए को टाइम ये लगता था, अब ए को टाइम ये लगता है। तो आखिर ए के टाइम में गिरावट कितने का हुआ, 1 का। और यही देखो रियल में ए के टाइम में गिरावट कितने का हुआ है। ए का टाइम t+3 घंटा जो अचानक हो गया t-1.5 घंटे, तो जो +3 घंटा था वो -1.5 घंटे पे आ गया, तो अचानक से गिरावट हो गया है 4.5 घंटे की। तो मेरे दोस्त ये हमारा हो गया 4.5 घंटे। एक का मान 4.5 घंटे तो 2 का मान 9 घंटे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि एक को जो है ना अपने पुराने स्पीड से 9 घंटा लगता था, तो एक को पुराने स्पीड से लगने वाला टाइम तो यही ना है, तो ये हमारा 9 घंटा है। तो टी का मान 9 घंटा, तो t+3 का मान 9 है, तो टी का मान क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि बी जो है इस यात्रा को 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ से अगर हम स्पीड ऑफ बी निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ना 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, और बी को कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी आपका 90 डिग्री है। ए बी और ए सी का रेशियो दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं 2tan/1 + tan², क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम काम कर लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। देखिए ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री कौन है, बी समकोण है, बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तब तो ये ए रहा होगा, ये सी रहा होगा। हाँ जी, क्या है, ए बी और ए सी 1/√2। ए बी और ए सी ये मेरा 1 है और ये मेरा √2 है। ठीक है भाई, अगर ये √2 ये 1 है तो श्योर ये भी 1 ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब ये 1 1 ये √2 है, ये तो किसका, ये तो 45 का निशानी है, यानी ए 45 और सी भी 45। तो लीजिए अगर 45 की बात हो रही है तो मैं तो इतना ही कहूँगा 2tan/1 + tan², ये किसका फॉर्मूला है, ये sin2a का फॉर्मूला है ना। आपको पता होना चाहिए कि tan2a क्या होता है। tan2a होता है 2tan/1 - tan²a। ठीक है, और मेरे दोस्त sin2a ये होता है 2tan/a और बाई 1 + tan²a। और आप जानते हो cos2a क्या होता है, 1 - tan²a और बाई 1 + tan²a। मैंने 10 के फॉर्म में इन तीनों का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करो। ठीक है, लो sin2a ये हमारा 45 है, हो जाएगा sin90, और आप समझते हैं sin90 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ इस पर, इसको देखते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का मॉड क्या होगा। मेरे दोस्त मॉड क्या होता है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही तो मॉड होता है ना। तो देखो जिस चरमान की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है वो चरमान मॉड होता है। आज देख लो ना, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20, इसका 5 का, यही 5 क्या होगा, मॉड हो जाएगा। यही 5 क्या होगा, मॉड होगा। ठीक है भाई, अब आप कहोगे कि सर अगर ये 20 फ्रीक्वेंसी किसी और भी चरमान का हो जाता तो दोनों मॉड हो जाता, तो वैसी स्थिति में दोनों मॉड हो जाता। लेकिन मॉड क्लास खोजने का अलग तरीका है। जहां तक मॉड की बात रही, फ्रीक्वेंसी सेम होने पर दो दो मीडियन भी, सॉरी दो दो मॉड भी हो सकता है। ओके, चलो पढ़ो, इस पर आ जाओ। के ऐसे मान ज्ञात करें जिसके लिए ये द्विघात समीकरण के
मूल समान है ना, मूल वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो। तो देखिए बी एक्स का गुणांक ही तो बी होता है, एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, और के माइनस 12 का स्क्वायर होगा के माइनस 24 के, और प्लस 144 माइनस 4ac 4a कितना है, ए है हमारा के माइनस 12, और इंटू सी कितना है 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो हमारा 4k स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करो ना, 4 कॉमन करके हटा दो, सीधा 4 कॉमन करके हटा दो, तो यहाँ से क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144। 4 कॉमन कर लिए हैं तो माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24 बराबर 0। यहाँ से हम देख सकते हैं के स्क्वायर और माइनस 26k, और इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 168 बराबर 0। अब आप फैक्टर ब्रेक करिए, फैक्टर ब्रेक करिएगा, माइनस 12 माइनस 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 दो 16। बीच वाले को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने घटाने से ये आ जाए और गुना करने से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, आ भी रहा है। और अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, और साथ ही साथ स्क्वायर वाले का कोई कोफिशिएंट उससे भाग दीजिए और साइन चेंज कीजिए। साइन चेंज करिएगा तो 12 और 14 दोनों ही हो जाएंगे। तो 12 और 14 दोनों ही हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कौन सा होगा, रिजल्ट हो जाएगा डी। तो इसका रिजल्ट डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ी बारीकी से आप काम कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखते हैं। 6500 रुपए को समान रूप से कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कह रहा 15 आदमी जब एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो सबको मिलने वाले पैसे में 30 रुपए की कमी हो जाती है। बताइए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या होगी। मेरे दोस्त एक काम करो, 6500 रुपया कितने लोगों में बांटा गया उसे आप x मान लो, ठीक है। बाद में क्या हो गया, इसी पैसे को 6500 को ही बांटा गया, लेकिन किस में, जितना में पहले बांटना था उससे 15 लोग ज़्यादा में। पहले x लोगों में बांटना था, 15 लोग ज़्यादा में बांटना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिस्सा कम कम हो जाएगा। तो हिस्सा में कमी कितने की हो गई, 30 रुपए की कमी हो गई। हिस्से में क्या हो गया मेरे दोस्त, 30 रुपए की कमी हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हमें, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या होगी। कोई बात नहीं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन से हम देखने जाते हैं 50 रख करके, तो 130 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे दोस्त 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा रिजल्ट। यानी x का मान अगर हम 50 रख लें, x का मान 50, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 130, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100। कितना डिफरेंस आएगा, 30 का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी लोगों की जो पुरानी संख्या है, वास्तव रियल नंबर है, वो हमारा 50 है। रियल नंबर कितना है, 50। ये था 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है इसमें, हमें दो चीज निकालने कहा है, एक n का मान निकालने का है, एक tn का मान निकालने का है। जबकि दिया है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और Sn दिया है। कोई बात नहीं, Sn से n तो निकल ही जाएगा। तो देखिए Sn होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना दिया है ब्रदर, ये दिया है 90। n का मान तो हम जान नहीं रहे हैं, ठीक, n को n ही रहने दीजिए। 2a, a है 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस d का मान 8 है तो ये हो जाएगा 8n-8 और बराबर 180। ये 2 से गुना होगा 180, ये हो गया n। यहाँ देखिए ये हमारा n हो गया, और ये 8n-4 होगा तो 4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2n हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 180। फाइनली ये n, ये 2n-1 और बराबर हो जाएगा 45। क्या करें, n का मान क्या रखें, तो आप ऐसा कीजिए, n का मान 5 रखिए। जैसे ही आप n का मान 5 रखेंगे तो 45 वेरीफाई हो जाएगा। तो n का मान 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जब n का मान इसमें 5 वेरीफाई हो गया, हमसे पूछा है tn, सॉरी an बताइए। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, जिस एपी में 5 ही टर्म होगा उसका आखिरी टर्म कौन सा टर्म होगा? जिस एपी में 5 ही टर्म होंगे उसका आखिरी टर्म 5वां टर्म होगा, और 5वां टर्म होगा a+4d। तो देखिए a है कितना, तो मेरे दोस्त a हमारा 2 है, 4 इंटू डी हमारा 8 है, 32 और 2 कितने हो जाएंगे? 34। तो यहाँ से 5 और 34 ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर हमें कह रहा है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है और दूसरी बात साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। जानते हो मेरे दोस्त, एक्यूट का मतलब क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक ना। अब यहाँ देखो, साइन और कॉस आपस में इक्वल कितने डिग्री पर होते हैं? 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं। बस यहाँ से हमारा 45 आ गया, वही 45 यहाँ पर पुट कर दो, तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 2, ये 10 45 और प्लस साइन स्क्वायर 45 1/2 -1, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 1 प्लस आधा, यानी रिजल्ट हो जाएगा 3/2। तो 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहाँ दिक्कत है? 15 नंबर। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। कल आप लोगों का क्लास हमें लेना होगा, ठीक है। आइए देखिए, यदि एक मीनार के जड़ से 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट से मीनार के शीर्ष का कोण 30 डिग्री है, ओके। यदि उसी बिंदु से मीनार के शीर्ष पर पानी की एक टंकी रखी है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो बताइए। तो मेरे दोस्त 1 मिनट रुको, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या आप लोग लिख रहे हो कमेंट में? अब दिख रहा है। ये मेरे दोस्त देखो, ये हमारे पास एक मीनार है, ठीक है। हमसे कहा गया है इस मीनार की जड़ से 40 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट, इस पॉइंट से मीनार के टॉप का जो एंगल है वो हमारा 30 डिग्री है। अब मेरे दोस्त क्या कहा गया? अब का इसको थोड़ा सा, इस मीनार के ऊपर पानी का एक टंकी रखा हुआ है, पानी का एक टंकी, और पानी का टंकी इस मीनार के ऊपर रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी पॉइंट से इस पानी के टंकी के टॉप का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो वो हम देख पा रहे हैं 45 हो जाएगा, 45। ध्यान देना अच्छे से। अब ये देखो, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस हमारा √3 हो जाएगा, और 45 के लिए जितना बड़ा बेस उतना ही बड़ा परपेंडिकुलर, यानी ये भी हमारा √3 ही हो जाएगा। 45 के लिए बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये पूरा √3 में अगर ये 1 है, ये क्या हो जाएगा? √3 - 1। अब देखो ना, मालूम क्या है आपको इस √3 का वैल्यू? तो √3 का वैल्यू ये 40 मीटर है। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू क्या होगा? 40 और बटे √3। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए पानी की गहराई। अजीब हालत है, पानी की गहराई मतलब ये टंकी अगर फुल होगा तो टंकी की ऊंचाई ही पानी की गहराई होगा। √3 - 1 का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा 40 और बटा √3, और ये √3 - 1। बहुत कुछ करेंगे तो इस √3 से गुना √3 से भाग कर लीजिए, ताकि ऊपर में 40 √3 इंटू √3 ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखिए ये हमारे पास 3 है। तो मेरे दोस्त यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये मेरा 40 है और 3 और 1.732, ठीक है भाई। तो घटाओ 3 में से, ये हो जाएगा आपका 8, एकदम देखना 8 हो जाएगा, और ये 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, 9 में 7 गया तो 2 हो जाएगा, और ये 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना? 3 है।
अब यहाँ पर अगर हम भाग भी देने जाएंगे, 8 चौको 32, 4 6 24, 24 और 3 27, देखते रहना, 8 8 तो 10 और 4 एकम 4 1 5, क्या हो जाएगा भाई, 2 अंक पहले डेसिमल, यहाँ पर 3 है, फाइनली होगा 16 3 48, 9 तिया 27, 16.9 के आसपास अप्रॉक्स हो जाएगा, 16.9। ठीक है भाई, तुम जो कहोगे वही होगा, टेंशन मत लो, तुम जो कहोगे वही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 2,0, 2,5 और समान भुजाओं की लंबाई 3 इकाई है, तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, ध्यान से समझिए। ये आपके पास छोटा डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड कितना दिया हुआ है, 3। ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये दोनों वर्टेक्स आपको पता है, एक 2,0 है और एक मेरे दोस्त हमारा 2,5, दोनों पॉइंट पता है। आपको तीसरा वाला वर्टेक्स चाहिए, नहीं मालूम, x, y मान लो। ठीक है, अब मेरे दोस्त देखो, हम कैसे कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, आप इस पर ध्यान दो। एट फर्स्ट आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं ए बी सी एक ट्रायंगल बोलूं, तो ए बी और ए सी तो इक्वल है, इक्वल साइड के कारण। अगर ए बी और ए सी इक्वल होगा तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। हाँ जी, ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई के डिफरेंस का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर निकालेंगे एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई के डिफरेंस का स्क्वायर। मेरे दोस्त मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं, x-2 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहां से ये भी खत्म हो गया, अरे खत्म क्या होगा, इस पर आके 0 हो जाएगा, तो सीधा 10y बराबर 25 बचेंगे, y की वैल्यू 2.5 बचेगा। 2.5 बोले तो 5/2 बचेगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो y का मान तो आ गया, अब y का मान आ गया, लेकिन अब मुझे x का मान तो फाइंड करना पड़ेगा। x का मान कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए x का मान कैसे फाइंड करते हैं, इसी में चलिए, ए बी स्क्वायर। आप पहले तो मुझे ये बताइए, अगर मैं ए बी स्क्वायर निकालने जाऊंगा, ए बी स्क्वायर निकालूंगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। हाँ जी, अब ए बी स्क्वायर निकालना है ना, x के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा x-2 की स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और बराबर 9। y का मान तो आपको पता है ना भाई, 2/5। ठीक है, x-2 की स्क्वायर एज इट इज रहने दो, 9 और माइनस y स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में, और 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4 हो जाएगा। तब तो x-2 की जो स्क्वायर है हो जाएगा 36 माइनस 25 यानी 11/4। तो x-2 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 11 प्लस माइनस √2 और बाई 2, सॉरी √11 और बाई 2। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 11 और बटे 2, तो हमारा पॉइंट, तो हम अगर पॉइंट यहां बनाने जाएंगे तो पॉइंट कैसे बनेगा, पॉइंट तो बनेगा x, y के फॉर्म में। तो लीजिए, x का एक बार मान लेंगे 2 प्लस √11/2 और y का मान 5/2 है, और एक बार क्या होगा x का मान 2 माइनस √11/2, ठीक है, और y का मान 5/2। कहने का मतलब क्या हो गया, y तो हमारा 5/2 चलो कांस्टेंट है, लेकिन x का 2 मान संभव होगा, एक 2 प्लस √11/2, एक बार 2 माइनस √11/2, यानी तुम्हारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
क्या करोगे भाई, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ होता है क्या? नहीं। आपको हर तरीके का पेशेंस भी झेलना होगा। कभी अच्छे क्वेश्चन होंगे, कभी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। अब सारा पेशेंस नहीं झेलोगे तो एग्जामिनेशन होने वाला है। सिर्फ बउआ टाइप के क्वेश्चन कर लेने से एग्जामिनेशन नहीं होगा। आप जो पढ़ा रहे हैं पीजीटी मैथ्स के स्टेट के लिए काम में आएगा क्या? देखिए ये हम टीजीटी को पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 एंड 9 10th को, ठीक है। पीजीटी का मामला अलग है। आप उसके लिए कौशलेंद्र सर से आप मुलाकात करें, कौशलेंद्र सर से आप जुड़ें, ठीक है, पीजीटी 11 12th के लिए। बाकी 6 to 8 9 10 जिनका है, एस्टेट 9 10th पेपर 1 जिनका है मैथ का, वो काम करेगा ये क्लास, ठीक है। हेलो, अब यहाँ पर देखो अपने पास एक सर्कल है। एक सर्कल का 4 सेमी रेडियस है और एक डायमीटर मेरे दोस्त 4 सेमी है। अब सबसे पहले देख लीजिए, हालांकि क्वेश्चन रिपीट कर गया है, आपको हम कराए थे एक दिन पहले ही। ये देखिए, ये हमारे पास एक जीवा है मेरे दोस्त, ये भी एक जीवा है। कितना? 4 सेमी का। साथ ही साथ हमसे क्या बोला, रेडियस। इनका रेडियस देखिए, इनका रेडियस देखिए। रेडियस हमें 4 बोला है तो रेडियस 4 हो जाएगा। अब आप सोचो 4 4 4 है तो ये कितना डिग्री होगा? समबाहु त्रिभुज के कारण, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण 60 डिग्री हो जाएगा। क्या कहा हमसे? आप लघु वृत्तखंड का एरिया बताइए क्या होगा। मेरे दोस्त लघु वृत्तखंड, ये देखिए, ये है आपका लघु वृत्तखंड, ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट है ये। और सेगमेंट का एरिया होता क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा तो हमारा 60 डिग्री है, बटा 360 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 आर स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, साइन थीटा तो साइन 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ऑप्शन में देख रहे हैं कहीं कुछ कॉमन वमन वाली बात तो है नहीं, तो चलो ठीक है। ये हमारा 16 पाई और बटे में 6 हो जाएगा, माइनस 1/2, ये हमारे पास 16 है, और साइन 60 √3/2 है, √3/2 है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एक काम कर लीजिए, 8 और ये 3 हो जाएगा, ये 4 चौको 16 हो जाएगा। फाइनल आपको आंसर 8 पाई/3 और माइनस ये आपको 4√3 नज़र आएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका सेगमेंट। अगर मान लीजिए इसी में मेजर सेगमेंट अगर पूछा होता, दीर्घवृत्तखंड, तो कुछ नहीं करते, बस थीटा की जगह पर सेंटर पर 360 बनता है ना, जिसमें 60 हो गया तो 300 हो गया। अगर हमसे माइनर सेगमेंट मांगता तो बस जहाँ जहाँ 60 डाले हैं ना, वहाँ पर 60 ना डाल के 300 डाल देते, आराम से बन जाता। लेकिन माइनर सेगमेंट मांगा था, माइनर सेगमेंट ये है जिसका एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है। बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, लेट हो गया तो क्या हुआ। चलिए आगे बढ़िए। इसको देखिए, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है मेरे दोस्त। इसे देखिए, आज कल आप लोग का हम क्लास लेंगे। सैटरडे को डिस्कशन अमूमन हम लेते नहीं हैं, लेकिन चलिए कल आपकी डिस्कशन होगी। इसलिए होगी ताकि 40 क्वेश्चन आपका रिमेनिंग रहेगा और वो 40 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। आप देखो 45 डिग्री जैसे ही डालते हैं, ये कॉसेक 45 है, ये आपके पास कॉसेक 45 -1 और प्लस कॉसेक 45 हो गया, कॉसेक 45 +1। अब आप रेशनलाइज करिए, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर भी आपका √2 -1 हो जाएगा, 2 और माइनस 2 और प्लस √2 हो गया आपका, ये 2 माइनस √2 हो गया आपका। अब यहाँ से देखो √2 प्लस में √2 माइनस में ख़त्म, 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब ये 4 वाली फीलिंग्स आएगा कहाँ, वो तो मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रहा है 2, और मेरे दोस्त ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 तो यहाँ पर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ठीक है। टी शर्ट तो रंगदार वाला है, तुमको रंगदार वाला दिख रहा है? हैं? इसमें कौन लिखा हुआ है रंगदार? कहीं लिखा हुआ है? क्या बात करते हो? यदि एक ठोस बेलन के वृत्तीय सिरों पर समान आधार के दो गोलार्ध चिपके हुए हैं, ठोस की संपूर्ण लंबाई 19 सेमी है और डायमीटर हमारा 7 सेमी है, संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा? मेरे दोस्त आप लोग कैसा कैसा प्रिडिक्शन करते हो बताओ। मेरे ट्यूशर्ट को, ये रंगदार वाली ट्यूशर्ट बता रहा है, क्या चाहते हो ये बताओ। हैं, क्या चाहता है? ये ट्यूशर्ट ना पहनूं? हम्म, ऐसा ऐसा बात बोल रहे हो मेरे दोस्त। ये देखो, ये हमारा सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के इस सिरे पर, सिलेंडर के इस सिरे पर एक हेमिस्फेयर है और इस सिरे पर भी एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो? इस पूरे डायग्राम की जो हाइट है मेरे दोस्त, वो कितना है हमारा? 19 सेमी। ये पूरा 19। ठीक है, डायमीटर कितना है? 7। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5। तो देख लीजिए, रेडियस आपका हो गया 3.5। तो रेडियस से 3.5 लिखिए, 7/2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। लेकिन सवाल यह है कि रेडियस इधर भी तो होता है मेरे दोस्त, रेडियस इधर भी तो होगा, क्यों नहीं? ये आपका 3.5 है, ये आपका 3.5 है। सोच लो, 3.5 3.5 7। तो फिर सिलेंडर का हाइट क्या रह जाएगा? पूरे 19 में अगर 7 को हटा दें तो सिलेंडर का हाइट रह जाएगा 12। कितना? 12। ठीक है, अब क्या ही दिक्कत है, मुझे चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कैसे फाइंड करेंगे मेरे दोस्त? बीच में तो आपका सिलेंडर है, 2πRH हो जाएगा। अब सिलेंडर का दोनों बेस इंगेज है, बस इतना ही ले सकते हैं। नीचे से हेमिस्फीयर, ऊपर से हेमिस्फीयर, आधा गोला पूरा गोला हो जाएगा। 4πR², 7/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? 2, 22/7। आर है 7/2, ऊंचाई है 12, प्लस ये 4, ये 22/7, ये होगा 49 और बटे 4। जो कटने वाला है उसे काट दीजिए। हालांकि 11 का मल्टीपल ही आपका रिजल्ट होता है, इतना कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं, मानते हैं, सारा चीज़ पता है। लेकिन यहाँ पर आप 2π जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से RH बचेगा। R है आपका 3.5 और H कितना है आपका? 12। और प्लस 2π कॉमन कर लेते तो यहाँ से 2 बचता और ये आपका 49/4 बचता। अब क्या दिक्कत है यहाँ पर देख लो ना, ये मेरे दोस्त 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है तो देखो 11 का मल्टीपल कौन है? तो 11 3 33, ये तो 11 का मल्टीपल है नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल 11 3 33, ये है 11 का मल्टीपल, है ना? तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे तो 7,418 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाता। बाकी आपको सारा चीज़ मालूम है, आप बैठा के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ब्रदर, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन संख्या 3 4 और 5 के रेशियो में है, उनका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ बताइए क्या होगा। देखिए, अगर मैं अनुपात की राशि को x मान लूं, ठीक है, तो एलसीएम कैसे फाइंड होगा? इन सब में x कॉमन है, x लिख दीजिए, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही एलसीएम है। और यही दिया हुआ है 2400। अब यहाँ से सॉल्व करने जैसे ही जाएंगे, 12 पंचे 60, 60 से कितनी बार में जाएगा? 40 बार में। x का मान 40 हो गया। अब कहा मुझे इसका एचसीएफ बताइए, जो सब में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। सब में x कॉमन है, x ही एचसीएफ होगा, और x का मान क्या निकाले हैं? 40, तो 40 हो जाएगा एचसीएफ। वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या है, हमें कहता है किसी नंबर को क्रमागत रूप से 4 और 5 से भाग देते हैं तो 1 और 4 रिमाइंडर आता है। यदि संख्या को 5 और 4 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? कोई बात नहीं मेरे दोस्त, यहाँ देख लो, एकदम ध्यान से देखना। देखो, पता है
ये सक्सेसिवली डिवीजन है, लगातार विभाजन। सक्सेसिवली डिवीजन में क्या होता है, आपने 4 और 5 से लगातार भाग दिया तो रिमाइंडर आपका 1 और 4 बचा। ध्यान से देखना, आपने 4 और 5 से लगातार भाग दिया तो रिमाइंडर 1 और 4 बचा। ये मेरे दोस्त इससे आप भाग दे रहे हो ना, तो ये आपका क्या है, डिविजर है, और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, पता है लगातार डिवीजन में लगातार रिमाइंडर दिया रहे, लेकिन अगर आपको ये ना पता रहे कि लास्ट कोसेंट क्या है, लास्ट भागफल को आप 1 मान लीजिएगा, लास्ट भागफल को 1 मानिएगा। ठीक है, यहां पर कोई नंबर रहा होगा जिसमें 4 से भाग दिए, कितनी बार में लगा उसको यहां लिखते हैं, जो रिमाइंडर आया यहां लिखते हैं। फिर जितनी बार में 4 से n में जितनी बार में लगा था उससे में 5 से भाग देते हैं, जितनी बार में लगे जो रिमाइंडर आता है यहां लिखते हैं। 5 से यहाँ वाले नंबर में कितनी बार में लगा नहीं दिया हुआ है, यानी अंतिम भागफल नहीं मालूम रहे, तो आप ऑलवेज 1 मान लीजिएगा। बहुत सारे मेंटर्स 0 मानने भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ 1 मान लीजिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 5 से भाग दें 1 बार में लगे और 4 शेष आए, 5 से भाग दें 1 बार में लगे और 4 शेष आए, इसका मतलब यहाँ नंबर क्या रहा होगा, 9 रहा होगा ना भाई। अभी 9 है क्या, 5 के लिए ये भाज्य है, लेकिन 4 के लिए क्या है, ये कोसेंट है। 4 से n में भाग दिए, 9 बार में लगा रिमाइंडर 1, तो देखिए 4 से भाग दिए n में 9 बार में लगा रिमाइंडर 1, इसका मतलब n का मान कितना, 37। अब आपसे कहा कि सर इसी 37 में हम फिर से कंटिन्यूड लगातार भाग देंगे, किसके, 5 और 4 से, 5 और 4 से। पहले दे रहे थे 4 5 से, तो ये रिमाइंडर आ रहा था, आप देंगे 5 4 से, तो कोई बात नहीं, 5 से भाग देगा इसमें, 5 सते 35, रिमाइंडर कितना, 2, 5 सते 35, रिमाइंडर कितना, 2। अब 7 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना, 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 2,3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये था हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये मेरे दोस्त थोड़ा सा लेंदी है, इसके लिए अभी इसको रोकते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको अभी रोकेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे। आप मेरे दोस्त आप इसको सॉल्व करो, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 4 19, 5/19, 38 5 43, 43/19 आ जाएगा ऊपर। आप नीचे भी सॉल्व करके देखना, कैसे सॉल्व करोगे, 4 एकम 4 1 5, 5/4, 5/4 में 4 चला जाएगा ऊपर, 5 रहेगा नीचे, फिर 5 दिया 15 4 19, 19/5 में 5 चला जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा 19, नीचे क्या रहेगा मेरे दोस्त, 19, 19 दूनी 38 और 5 43/19, नीचे में भी हो जाएगा 43/19, जो कट के कितना होगा, 1 हो जाएगा। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बढ़ो यहाँ पर, अब मेरे दोस्त ए बी और ये √5 का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब ए बराबर क्या है, √5 + 1 बाय √5 - 1। मेरे दोस्त इसका रेशनलाइज करोगे ना, कैसे करोगे, तो रेशनलाइज करते हैं तो मेरे दोस्त करते क्या है, यहाँ पर साइन चेंज करके गुना भाग करते हैं ना, साइन चेंज कर दीजिएगा। ऐसे हम आपको एक चीज़ बताते हैं, क्या, ये हमारा √5 है, इसको हम √1 लिख सकते हैं, ये हमारे पास √5 है, -1 को तो √1 लिख ही सकते हैं। हाँ जी, आपको ये पता होना चाहिए कि √a + √b बाय √a - √b, इसमें करना कुछ नहीं है, रूट के अंदर जो है आप उसको जोड़ दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, 2ab 2 के साथ गुना कीजिए, और फिर नीचे क्या करना है, नीचे मेरे दोस्त इसके स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के अंतर से भाग देना है, √a का स्क्वायर a या √b का स्क्वायर b, यानी a - b से भाग देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर देखो √a और -√b, यहाँ देखना, √a और -√b और बाई में √a और +√b,
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये तो a प्लस बी ही रहेगा, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस 2√ab और बटा फिर दोनों के स्क्वायर का अंतर, √a का स्क्वायर a √b का स्क्वायर b। यही चीज़ मेरे दोस्त आपको जल्दी करना है, यानी आपको पहले जोड़ कर लिख देना है, फिर -2 के साथ गुना करके रूट के अंदर लिखना है, दोनों का डिफरेंस नीचे लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे काम करते हैं। पहली बात, दोनों को जोड़िए, 5 और 1 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 और रूट के अंदर 5 एकम 5 और बटा, ठीक है, बटा क्या, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर, √5 का स्क्वायर 5 और √1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, 2 को मना के काट दोगे तो हो जाएगा 3 + √5 और बाय में कितना है 2। ठीक है, इसी तरह से मेरे दोस्त b का मान दिया हुआ है √5 - 1 बाय √5 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप काम करोगे, अरे 1 को हम रूट तो लिख ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, 1 को अगर √1 भी लिख दिए तो क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अब क्या है, तो यहाँ देख लो, पहले दोनों को जोड़ो, 5 और 1 6, माइनस है तो माइनस, अब 5 5 1 जा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5 - 1। फाइनली आप यहाँ b का भी मान देख लोगे, 3 - √5 और बाय में 2। ये हो गया आपके b का मान, ये हो गया आपके a का मान। ठीक है, और क्या चाहिए भाई, और हमें क्या बोला है ए बी। अगर हम ए बी को देखने चले जाएंगे, a इंटू बी तो यहीं पर निकाल सकते हैं, a इंटू बी तो हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ना, ए बी करेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस है मेरे दोस्त, प्लस है, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या मांगा हमसे, हमसे जो मांगा है वो निकालना है। हमसे मांगा है ये, आप a² + b² का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर और -2ab। ये चीज़ ऊपर भी कीजिएगा, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा -2ab और प्लस ab, -2ab प्लस ab है ऊपर में तो -ab बचेगा, लेकिन नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, a² + b², a + b का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -ab -2ab तो हो जाएगा -3ab। अब क्या मान डाल दीजिए मेरे दोस्त, अगर हम a + b करने जाए ना तो a + b यहाँ पर क्या होगा, अगर a + b करने जाएंगे तो इतना प्लस इतना, 3 + √5 बाय में 2 और 3 - √5 बाय में 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप मेरे दोस्त इस 3 को यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे ही आप उस 3 को यहाँ पर डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 - 1, 3 का स्क्वायर 9 + 3 हो जाएगा 8/4, यानी कि 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है 0.6, 0.6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लो कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ, -1, अच्छा -3 है, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा यहाँ पर 8 और बटे में 6, तो ये हो जाएगा 4 और बटे 3, 1.33, 1.33 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त इसको, ये क्या है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति उसकी पत्नी और उसके बच्चे 3 साल पहले एवरेज था हमारा 27, पत्नी और बच्चे 5 साल पहले एवरेज था 20। पहले तो आप ये बताइए, हस्बैंड, वाइफ और एक बेबी, इन तीनों का एवरेज 3 साल पहले 27 था, तो 3 व्यक्ति का एवरेज अगर 27 था, योगफल क्या हो जाएगा 27 × 81, है ना। लेकिन ये जो 27 एवरेज था वो 3 साल पहले था, लेकिन अगर हम वर्तमान में लेके आएंगे तो क्या होगा, 3 साल पहले 3 व्यक्ति का एवरेज 27 था, तो योगफल हो गया 81, लेकिन अब 3 साल से वर्तमान में लाएंगे तो तीनों व्यक्ति 3 साल बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, तो 81 और 9 क्या हो जाएगा 90, तो 90 में वाइफ, हस्बैंड और बेबी तीनों है। ठीक है,
उसके बाद क्या कहा, 5 साल पहले पत्नी और बच्चे का एवरेज 20 था। पत्नी और बच्चे का एवरेज 20 था, यानी वाइफ और बेबी का एवरेज 20 था। दो व्यक्ति का एवरेज 20, तो योगफल हो जाएगा 40। लेकिन ये जो एवरेज 20 था ना, वो 5 साल पहले था। 5 साल पहले से वर्तमान लेके आएंगे तो मेरे दोस्त 5 5 दोनों बढ़ जाएगा। 40 और 10 कितने हो जाएंगे, 50। आपको क्या चाहिए, हस्बैंड का एज चाहिए, हस्बैंड का परसेंट एज चाहिए, तो कोई बात नहीं, घटा दीजिए। वाइफ और बेबी चला गया, हस्बैंड बचा। 90 में से 50 जाएगा तो 40 साल बचेगा। 40 साल का हस्बैंड हो जाएगा। बहुत आसानी से बी नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आइए 27 की ओर चलें, देखते हैं 27 क्या है। मेरे दोस्त हमसे पूछ रहा है log 10 का स्क्वायर ई का है। अच्छा, 10 का स्क्वायर नहीं है, log 2 टू द बेस, log 2 टू द बेस 10, ये दिया हुआ है 0.3010। हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है log 25 टू द बेस 10, इसका मान क्या होगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इसको मैं 100 और बटे में 4 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते। 100 बटे 4 25 ही होगा। अब ये भी सोचिए कि log 100 बटे 4 को हम 100 और माइनस log 4 भी तो लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। ये मेरे दोस्त log 10 का स्क्वायर, और ये हमारा 10 माइनस log ये 2 का स्क्वायर और बेस में 10। मेरे दोस्त आप यहाँ देखिए, ये 2 आ जाएगा गुना में, ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10 और माइनस 2 और ये log 2 टू द बेस 10। log 10 का मान 1 हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। 2 और log 2 का मान क्या है, 0.3010, हो जाएगा 2 और माइनस 0.6020। घटाएंगे तो 0 8 9 3 और 1 हो जाएगा 1.3980। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 27। ठीक है ब्रदर, चलो 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 को देखते हैं। 28 को ध्यान से देखो। देखो इसने क्या कहा, एक सेल्समैन 10,000 रुपए तक की सेलिंग पर 5% कमीशन देता है, लेकिन उसे ऊपर की बिक्री पर केवल 4% ही कमीशन देता है। ठीक है, 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, और जो बिक्री 10,000 से ऊपर की है उस पर केवल 4% की कमीशन मिलता है। अब बताइए कौन ऐसा सेल्समैन पागल होगा जो काम करेगा? जिसके पास कोई काम नहीं रहेगा वही तो काम करेगा, है? मतलब 10,000 तक 5% कमीशन दीजिएगा, उसके बाद कमीशन घटा दीजिएगा, है ना? एक तरह से नेगेटिव सेंस में आ जाता है। लेकिन चलिए हमको उसमें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन ये कहा है कि 10,000 की सेलिंग तक, 10,000 की सेलिंग तक 5% कमीशन, और 10,000 से ऊपर की सेलिंग पर 4% कमीशन। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि अपना कमीशन काटने के बाद 31,100 रुपये कंपनी में जमा कर देता है, उसने कितने रुपए की बिक्री किया था? अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं मेरे दोस्त, ये लिमिटेड है कि 10,000 तक तो 5 देना है, लेकिन 10,000 से ऊपर जितना भी सेलिंग करेगा सब पर 4 देना है। एक काम करो ना, आप शुरू से अंत तक पूरे सेलिंग पर 4% कमीशन दे दो, 4% ही कमीशन दो, तो क्या होगा मेरे दोस्त? आपको पता है, अगर पूरे सेलिंग पर हम केवल 4% कमीशन देंगे ना, तो कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि यहां 4 देना था, 4 दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यहाँ 5 देना था और आपने यहाँ देना कितना था, देना था 5, पूरे पर 4 दिए ना, तो यहाँ 4 देना था, 4 ही दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देना था 4, दे दिया 5, सॉरी देना था 5 और दिए आप 4, क्योंकि शुरू से अंत तक तो आप 4 ही दिए। तो जहाँ 4 देना था 4 दिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ 5 देना था वहाँ भी 4 दिए, 1% बचा लिए ना। कंपनी वाला अगर बचाएगा तो कंपनी को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना, 1%। यहाँ देना था 5 दिए 4, तो 1% की प्रॉफिट हुआ किस पर, 10,000 पर। तो 10,000 का 1% अगर इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 रुपये की प्रॉफिट हुआ। अब 100 रुपये की प्रॉफिट किसको हुआ, देना किसको था, सेल्समैन को। देता कौन, कंपनी। नहीं दिया तो फायदा किसको हुआ, कंपनी को हुआ। तो ये 100 रुपये की बेनिफिट किसको हुई, कंपनी को हुई। तो अब 100 रुपये की बेनिफिट कंपनी को हुई, इसका फायदा क्या होगा, तो कंपनी में जो पैसा डिपॉजिट पहले होता था 31,100, जो डिपॉजिट पहले होता था, ठीक है, अब उसमें 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यानी 31,200 हो जाएगा। तो आखिर 31,200 जमा क्यों हुआ कंपनी में, क्योंकि आपने पूरे सेलिंग पर कमीशन कितना दिया है, 4%। 4% का मतलब 1/25। बताइए 25 क्या है, 25 आपका टोटल सेलिंग है। 25 आपका टोटल सेलिंग है, जिसमें आप एक क्या कर रहे हैं, तो एक आप दे रहे हैं कमीशन। इसका मतलब जमा कितना कर रहे हैं, इसका मतलब जमा आप कर रहे हैं 25 में कमीशन देंगे तो 24 जमा करेंगे, और यही जो 24 आप जमा कर रहे हैं वो 31,200 है। यहाँ से 24 से कम 24, 24 दिया 72, 1,300। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपने क्या देख लिया, 1,300 हो गया। आपको चाहिए टोटल सेलिंग, टोटल सेलिंग है 25, तो 25 गुना 1,300 कर लो, 00, 25 दिया 75, 25 से कम 25 और 7 32। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, 32,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 32,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा 28 नंबर सवाल था। आ जाओ 29 नंबर की ओर चलते हैं। 29 नंबर देखो, 29 नंबर क्वेश्चन है क्या, ये कह रहा है 10,060 रुपए में बेचने पर होने वाली प्रॉफिट, उस वस्तु को 950 में बेचने पर होने वाली लॉस से 10% अधिक है। अगर वस्तु को 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए हम बेचें तो कितना में बेचना होगा। तो सबसे पहले आप केवल इसको देखिए कि आखिर ये क्या है। आपने 2 बार सेल करी अपना वस्तु, 2 बार सेल करी है। ओके, 2 बार सेल हम कहाँ, आपने एक बार सेल किया 950 में और एक बार सेल किया 1,060 में। 950 में सेल किया, आपको यहाँ पर लॉस हो गया, और 10,160 में आपने सेल किया तो यहाँ आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जानते हो सीपी से कम में सेल करोगे तो लॉस होगा, सीपी से ज़्यादा में सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा। हाँ जी, अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, होने वाली जो लॉस है और होने वाली जो प्रॉफिट है उसमें कुछ रिलेशन है क्या। एक जगह पर रिलेशन है, 10,160 में बेचने से जो लाभ होता है 950 में बेचने से जो हानि होगा उससे 20% ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट लॉस से 20% ज़्यादा है। तो ऐसा करो, लॉस को 100 मान लो, इससे 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा, यानी 5:6 हो जाएगा। तो 5 की आपको लॉस हुआ है, 6 की आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये गैप 5 का, ये गैप 6 का, तो टोटल हो जाएगा 11 का। ये गैप 5 की, ये गैप 6 की, तो टोटल हो गया कितना, 11। तो रेशियो में गैप 11 का और रुपए में गैप कितने का, 110 का। अब तो यहाँ से एक रेशियो का मान 10 होगा। अब एक रेशियो का मान 10 होगा तो 5 रेशियो का मान 50 होगा। आप ही सोचो, 950 में बेचूं और 50 का नुकसान हो जाए, इसका मतलब खरीदा कितना में था। तो 950 में बेचूं और 50 का नुकसान हो जाए, इसका मतलब मैंने खरीदा 1000 में रहा होगा, तभी तो 950 में बेचूंगा तो 50 का नुकसान होगा। तो हमें यहाँ पर सीपी मिल गया 1000। अब मुझे तीसरी बार बेचना है 1000 रुपये की चीज़ को,
अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचना है यानी 120%, तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये 1200 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 1200 जिनके भी आए होंगे सही रहे होंगे। ठीक है भाई, ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन था। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, एक व्यापार में ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:1 है। ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:2 है। अब मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। अब देखो ए के लिए यहाँ पर वैल्यू है कितना, 2 है, और यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट है कितना, 3 है। ऐसे कैसे होगा, एक ही पर्सन है तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग नहीं हो सकता, सेम होना चाहिए। सेम कर लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना होगा। तो इस तरह से मैंने बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पर ए है, बी है और सी है। अगर मैं इसको बैलेंस कर लिया, आपको मैं एक बात बताऊं, टाइम का कहीं पर डिस्कस ना रहे कि कौन कितना दिन रहा, मतलब सभी समान दिनों तक रहा, तो इस स्थिति में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, प्रॉफिट का भी। ठीक है, ए बी और सी, ए की प्रॉफिट कितना 6, बी की प्रॉफिट कितना देख लो 4 हो जाएगा, और सी की प्रॉफिट कितना है तो 3 हो जाएगा। ये ए की प्रॉफिट है, बी की प्रॉफिट है, सी की प्रॉफिट है। मुझे किसका प्रॉफिट चाहिए, बी का प्रॉफिट। तो बी को कितना मिलने जा रहा है, 4 आउट ऑफ 13। तो 13 में अगर बी को 4 मिलने जा रहा है, बताओ 1,57,300 रुपये में कितना मिल जाएगा, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 2 0, यहाँ 4 8 और 4 पर 2 0 हो जाएगा, 48,400 मिलेगा। इसको बी को मिलेगा 48,400 बी को मिलेगा पर आराम से। ठीक है, हो गया। आओ नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखें। अब यहां देखो 12 में 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। एक मैन 2 लड़के के बराबर काम करता है, तो कितने लड़के 21 आदमियों के साथ मिलकर काम करे ताकि 9 घंटा पर डे करते हुए इसे दुगुने काम को 50 दिन में कर दे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है ना, ये बड़े काम का चीज है। एक आदमी 2 लड़के के बराबर काम करता है, एक मैन, ठीक है, 2 बॉयज के बराबर काम करता है। तब तो यहाँ से हम मैन और बॉयज का रेशियो लेने जाएंगे, ये हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1। ये हो गया मैन की इफिशियंसी, ये हो गया बॉयज की इफिशियंसी। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं, अब आप आराम से काम करो। 12 मैन और 18 बॉयज मिलकर 7.5 यानी 15/2 घंटे पर डे काम करते हुए 60 दिन में इसने कोई काम खत्म किया, कोई काम को एक काम मान लो। अब क्या कह रहा है, कितने लड़के 21 आदमी के साथ काम करे, यानी 21 मैन के साथ मान लो एक्स बॉयज काम कर रहा है 9 घंटा पर डे, और इससे दुगुना काम कर रहा है 50 दिन में। ठीक है, इससे दुगुना काम कर रहा है 50 दिन में। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। मेन की इफिशियंसी 2 है, बॉयज़ की 1 है। मेन की 2 है, बॉयज़ की 1 है। मेन की 2 है, बॉयज़ की 1 है। ठीक है, 24 और 18 कितने हैं, 42। तो मेरे दोस्त 42 और ये हमारा 15 है, और 2 से कट जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यहाँ देख लो भाई, क्यों काटना है इसको, मत काटो ना, चलो काट दिए तो काट दिए। 42 और ये हो जाएगा 42 और प्लस में x, यहाँ 2 से मान लो इसको काट दिए तो 9 गुने हो गया 25। अब कैलकुलेट करो, और कोई कटने वाला है तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लो, 3 5 15 और 3 3 9। ठीक है भाई, 3 5 15, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। इससे हम इसको काट देंगे 10 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनली 42। 25 से कटेगा 50 कितनी बार में, 2 बार में। ये हो जाएगा 42 प्लस x, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा।
एक्स की वैल्यू यहाँ पर 42 आ जाएगा। बड़े आराम से आप काम कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हो गया भाई। इसको देखो, ये क्या है? ए और बी एक वृत्ताकार मैदान के एक निश्चित बिंदु से 8 बजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। ए की चाल 2 चक्कर प्रति घंटा है और बी की चाल 3 चक्कर प्रति घंटा है। 9:30 बजे से पहले वे कितनी बार एक दूसरे को पार कर चुके होंगे? अब आप बताइए सर। यहाँ ध्यान से देखिएगा, टेक्निकली आप तुरंत इसको सॉल्व कर लोगे। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है, एक इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। मेरे दोस्त एक क्या कर रहा है, 2 चक्कर पर आवर लगा रहा है और एक 3 चक्कर पर आवर लगा रहा है। तो मेरा कहना है 2 चक्कर पर आवर, 3 चक्कर पर आवर, तो क्या ये दोनों अलग अलग स्पीड काम करेगा? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना भाई, स्पीड ऐड होके काम करेगा। तो इसका जो रियल स्पीड काम करेगा, तो 3 और 2 5, यानी 5 चक्कर प्रति घंटा। तो मैं पूछता हूँ 5 चक्कर प्रति घंटा का मतलब समझते हो? 5 चक्कर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 5 बार एक दूसरे को पार करेगा। 1 घंटे में ये 5 बार एक दूसरे को पार करेगा। बताओ आधे घंटे में, तो आधे घंटे में 1 घंटे में 5 बार, तो आधे घंटे में कितना? 5/2 मत बोल देना। एक दूसरे को पार तीसरी बार तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 5 का आधा तो 2.5 होता है और मुझे पार करने की संख्या दशमलव में थोड़ी ना होता है। तो मतलब सीधा कह दो 1 घंटे में 5 बार पार किया ना, तो आधे घंटे में 2.5 बार नहीं, मुझे 2 ही बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 बार पार करना थोड़ी ना होता है, 2 बार ओवरटेक करेगा। तो आधे घंटे मेरे दोस्त ये 2 बार ओवरटेक करेगा। कहने का मतलब कुल मिला के ये 1.5 घंटे में 7 बार ओवरटेक करेगा। और आपके पास 1.5 घंटे का समय भी है, क्योंकि 8 बजे से 9:30 बजे का मतलब 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में एक दूसरे को कितनी बार पार करेगा? 7 बार पार करेगा। आप में से जिनका सही रहा होगा, मुझे न्यू सेट देखने से मेरा सारा गलती हो गया। मतलब न्यू सेट क्या है भाई? क्या बोल रहे हो हैं? शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और 26 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 14 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाने में सेम टाइम लगता है। धारा की चाल क्या हो जाएगी? अब देखिए ना, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में आप 26 किलोमीटर जा रहे हो और धारा के विपरीत आप 14 किलोमीटर जा रहे हो। धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जा रहे हो तो आपका स्पीड क्या काम करेगा? 10 + y। और धारा के विपरीत दिशा में आप 14 किलोमीटर जा रहे हो तो स्पीड क्या काम करेगा? 10 - y। तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय का दोनों समय सेम ही है। कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करने जाओगे 13 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। 13 से मल्टीप्लाई होगा 130 और माइनस का 13y। 7 से मल्टीप्लाई होगा 70 और प्लस का 7y। 70 आके घटेगा 60, ये जाके जुड़ेगा इधर 20। y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है, आराम से। ठीक है, आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं इसको। ये क्या है? एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 भाग 7% की रेट पर, 1/4 भाग 8% की रेट पर और बाकी 10% की रेट पर उधार दिया है। ठीक है, कह रहे कि बताओ सर कुल राशि, अच्छा कुल वार्षिक इनकम इतना है तो उसने कितना धन लगाया होगा? एक काम कीजिए ना, क्या आपने 1/3 पहले इन्वेस्ट किया है, 1/3 पहले को दिया है, 1/4 दूसरे को दिया है, तो क्या 7/12, 1/3 आप धनराशि जिसको दिए हैं 7% की रेट पर, 1/4 धनराशि आपने जिसको दिया है 8% की रेट पर, बाकी धनराशि बचेंगे कितने? तो दोनों को जोड़ लो, तो 12 और 4 3 7, 7/12, 7/12 यहीं इन्वेस्ट कर लिए, तो 12 में 7 इन्वेस्ट कर लिए ना, तो 12 में 5 इन्वेस्ट के लिए बच गया।
और ये आप इन्वेस्ट किए हैं किस रेट पर, 10% की रेट पर। तो आप ऐसा कीजिए, प्रिंसिपल को कुछ मान लीजिए, 3, 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, लेकिन आप 1200 मान लीजिए। क्यों, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1200 का 1/3 400 हो जाएगा, ये हमारा 300 हो जाएगा और ये हमारा 500 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट लेने जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 400 का 7% 28 हो जाएगा, 300 का 8% 24 हो जाएगा, और 500 का 10% 50 हो जाएगा। ये हो गया 52, 52 और प्लस 50 यानी 102। और ये जो 102 है ना टोटल इंटरेस्ट, ये दिया हुआ है 561। यहाँ से एक रेशियो का मान क्या होगा 51 एकम, 51 एकम और 51 दूनी 11/2। अब एक का मान 11/2 है तो 1200 का मान क्या हो जाएगा 6600 हो जाएगा। बहुत आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होना है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। यदि कुछ धनराशि, यदि कुछ धन उधार दिया गया, इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि वार्षिक किस्त यानी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट 882 रुपये की हो, वार्षिक ब्याज 5% की हो, तो कितना धनराशि इसने उधार लिया था। ध्यान ध्यान से देखो, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो लेते हैं, इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। 5% की रेट है ना, यानी 1/20। अब देखिए 1/20 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काम करेगा, ये मेरा 20 प्रिंसिपल है, ठीक है। एक इंटरेस्ट के साथ 21 हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में पावर 2 करना होगा, ये हो जाएगा इतना। अब चूंकि वो कह रहा है कि हर साल का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट सेम है, तो हमें भी इंस्टॉलमेंट को सेम करना होगा। ये 441 है, से भी 441 कर लो, 21 से मल्टीप्लाई इधर करोगे इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पर 420 और ये हो जाएगा 400, 820। 820 का प्रिंसिपल चुकाने के लिए 441 का इंस्टॉलमेंट देना पड़ा, यानी ये प्रिंसिपल है आपका, इतना पैसा चुकाने के लिए आपको इतने इतने का इंस्टॉलमेंट देना पड़ा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो 882 है, इसका मतलब इसका डबल। तो जब इंस्टॉलमेंट डबल है तो प्रिंसिपल भी डबल होगा, ये हो जाएगा 1640। तो इसका रिजल्ट हमारा हो जाएगा 1640। चलो ध्यान दो, मेरे क्लास के अंदर महिलाओं का डिसरेस्पेक्ट नहीं हो सकता है ना। मेरे क्लास के अंदर महिला का 100% रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर जरा भी डिसरेस्पेक्ट कोई किया तो फिर तो तुझे म्यूट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो मेरे उसूल के खिलाफ है। ध्यान दो, एक वृत्त और एक आयत की पेरीमीटर सेम है, आयत की भुजाएं इतनी इतनी है, तो वृत्त का एरिया क्या होगा। अब सोचो भाई, वृत्त का पेरीमीटर क्या होना है 2πr, ठीक है। और आयत की पेरीमीटर क्या होना है रेक्टेंगल का। अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखने चले जाएं, आयत का परिमाप, तो क्या हो जाएगा 2 × L + B, 18 + 26। देख लीजिए यहाँ से 44 से 44 चला गया आपका, ये हो गया 14। सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 616। सोचना क्या है, इतना टाइम है सोचने का। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। 3 घन की भुजाएं 3, 4 और 5 सेमी है, इसे पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठ एरिया और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ एरिया का रेशियो क्या होगा। अब आप जानते हो, छोटे छोटे घन को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया ना, तो बड़े घन का जो वॉल्यूम होगा वो छोटे छोटे घन के वॉल्यूम के योगफल के बराबर हो जाएगा। क्या होगा ये 27 और ये 64 और ये 125। देखिए 27, 64, 125, तो ये 11, 5, 16, ये हो जाएगा 8, 2, 10, 1, 11, 2, 216। तो मेरे दोस्त ये क्यूबिक रूट 216 यानी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि बड़े घन का जो साइड है वो हमारा 6 है। आपसे कहा है कि छोटे छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठ एरिया, संपूर्ण पृष्ठ एरिया होता क्या है 6 × भुजा स्क्वायर। देखिए ना,
6 गुणे भुजा स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ एरिया होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ एरिया होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया छोटे छोटे का संपूर्ण पृष्ठ एरिया, और 6 गुणे बड़े का संपूर्ण पृष्ठ एरिया ये हो जाएगा। अब यहाँ से 6 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 9, 16, 25 और 25 हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 6 गुणे 36। देखिए यहाँ पर ये 6 से 6 तो चला गया, ये 25 अनुपात हो जाएगा 18। तो 25 अनुपात 18 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, ध्यान रखना, ये 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मामूली नहीं होता है। इसके लिए बहुत पैसेंस और हिम्मत लेके आना पड़ता है यूट्यूब चैनल के अंदर। यहाँ पर अगर पैसेंस नहीं रहा तो बिल्कुल भी 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, रास्ते में दम टूट जाएगा। चलो थोड़ी कर लेते हैं, थोड़ी कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, ये कल वाली सिलसिला फिर लागू हो जाएगा। इसलिए आप लोग का डिसिप्लिन बनाकर रखना, टीचर के रेस्पेक्ट के साथ साथ अपने सहयोगी का, अपने कलीग का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, तब जाके हमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ अब मैं कुछ काम ढंग का कर रहा हूँ। अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हो तो लगता है कि बकवास हो रहा है। अरे आप लोग शिक्षक बनने वाले छात्र हो, कोई मामूली छात्र नहीं हो, है ना। रेलवे एसएससी की तैयारी हो गया, चाहे और किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र नहीं हो, आप शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र हो। शिक्षक का मतलब मर्यादा होता है, और शिक्षक बनने से पहले ही आपको मर्यादित होना पड़ेगा, है ना। ₹64 पर 16 सहित 2/3% स्टॉक में धन लगाने से एक व्यक्ति को ₹1500 का इनकम प्राप्त होता है। तो बताओ उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले एक बात बताऊं, अगर कोई कंपनी अपने शेयर का प्राइस नहीं बताई है, चाहे नहीं शो किया है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसके एक शेयर के एमआरपी को 100 मान के चलिएगा कि एक शेयर की प्राइस जो है वो कंपनी ₹100 रख रही है। अगर कंपनी के एक शेयर का प्राइस ₹100 है, जिस पर इतना का अगर मुझे स्टॉक मिलना है, यानी 50/3% का स्टॉक मिलना है, तो 100 का 50/3 क्या हो जाएगा, 100 का 50/3 यानी कि 50/3% निकालेंगे तो यही हो जाएगा। जानते हो ₹100 के स्टॉक, ₹100 के शेयर पर 50/3 की मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब इनकम मिलेगा, ठीक है, इनकम मिलेगा। और इसे प्राप्त करने के लिए हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 64, कितना, ₹64 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त 50/3 के इनकम के लिए अगर हम ₹64 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ही बताइए ₹1 का इनकम पाने के लिए हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, 64/50 और इंटू 3। सच्चाई यह है कि हमें टोटल इनकम कितना प्राप्त होता है, 1500। तो टोटल इनकम हो रहा है ₹1500 प्राप्त। ₹1 के इनकम के लिए इतना इन्वेस्ट करेंगे, तो 1500 के इनकम के लिए हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, 1500 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाओगे 0 0 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30। तो मित्र मेरे 0 हो गया, 9 चौको 36 और 9 6 54, 3 हो जाएंगे 57। 5760 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये था हमारा 38 नंबर। आइए अब 39 नंबर की ओर चलते हैं। एक पार्टी में 12 व्यक्ति हैं, इनमें से प्रत्येक एक दूसरे को हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की संख्या क्या होगा, यहां देखो, याद रखना, हाथ मिलाने की संख्या, जितने भी लोग हैं उनमें से 2 का सिलेक्शन कर लो, क्योंकि एक बार हाथ मिलने के लिए 2 व्यक्ति का आमने सामने आना जरूरी है। पार्टी में जितने भी लोग हैं उनमें से 2 का सिलेक्शन कर लो। 2 लोगों का जितना ग्रुप बनेगा, हाथ मिलाने की संख्या उतना ही होगा। यही हो गया हाथ मिलाने की संख्या। जिसको डिटेल करोगे तो n × n-1/2 हो जाए। कभी कभी यहाँ पर मेरे दोस्त गिफ्ट की संख्या भी पूछता है, उपहारों की संख्या। एक बात बताएं, जब 2 आदमी आमने सामने होता है ना, हाथ मिलाने की संख्या 1 होती है, लेकिन जब 2 आदमी उपहार आदान प्रदान करते हैं तो एक दूसरे को उपहार देता है और दूसरा उपहार इसको देता है। जैसे कि वैलेंटाइन डे मान लो 14 फरवरी, तो उस दिन क्या होता है, आप अपने पार्टनर को रोज़ देते हो और उधर से वो भी आपको रोज़ देता है,
या आप कोई गिफ्ट देते हो, उधर से वो गिफ्ट देता है। मतलब दो व्यक्ति जब आमने सामने होते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, तो वहाँ दो गिफ्ट क्रिएट होता है। जबकि दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या एक होता है। तो जितना हाथ मिलाने की संख्या होगा उससे दुगुना उपहारों की संख्या होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त हाथ मिलाने की जो संख्या है उसको डबल कर लेना, ये हो गया उपहार की संख्या। डिटेल करने जाओगे तो NC2 हमारा होगा n इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ से सॉल्व करोगे n इंटू एन माइनस 1। ये हो गया उपहारों की संख्या और ये हो गया हाथ मिलाने की संख्या। तो यहाँ पर 12 लोग हैं, हम 2 का सिलेक्शन ही कर लेते हैं, तो जाएगा 12 गुने 11/2 यानी कि 66। ये हो गया हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या। ठीक है भाई, बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप इसे देख लो, ये क्या है। एक थैले में 4 लाल 2 काली गेंदें हैं, इनमें से 2 गेंद निकाली जाती है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई गेंदें लाल हो? अगर निकाली गई गेंद लाल होगा तो इसी 4 में से कोई 2 होगा, जबकि निकाले हैं किस में से? 8 में से 2 निकाले हैं। 4 गुने 3/2 और 8 गुने 7/2 क्या हो जाएगा? फाइनली 3/14 हो जाएगा, 3/14। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए सेट के साथ। हो सकता है आपका रिमेनिंग जो सेट रह गया है, कल वाला 20 क्वेश्चन और भी कोई रिमेनिंग सेट है, मैं उसे भी करा दूं।